हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेवल अप लर्निंग। आपकी सिमरन मैम एक और क्लास लेकर आ गई है। थैंक यू सो मच हमारी पहली क्लास को इतना प्यार देने के लिए। आई होप आप इन फ्री सीरीज में बने रहोगे और आगे आने वाली वीडियोस को भी इतना ही प्यार दोगे। ठीक है जी, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम DECE 2 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। DECE 2 है बाल स्वास्थ्य एवं पोषण। ये आपकी हिंदी मीडियम की क्लास रहने वाली है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम की क्लास भी आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश मीडियम की होगी। तो बच्चे पूछ रहे थे कि मैम ये बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। जी हाँ, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ हमारा यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग के नाम से है, इसको सब्सक्राइब करना है। क्योंकि मैं ढेरों वीडियोस डीईसी से रिलेटेड डालती रहती हूँ अपने चैनल पे। जैसे कि अगर मैं वीडियो सेक्शन पे दिखाऊंगी तो सारी डीईसी से रिलेटेड वीडियोस डाली हुई हैं। सारे टॉपर्स हमारे अभी तक जाते रहे हैं तो आगे भी जाएंगे। प्लेलिस्ट में मैंने स्पेसिफिकली DC1, DC2, DC3 सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। अब आप बोलोगे मैम हमें तो अभी तक बुक्स ही नहीं आई। ठीक है जी, तो हम कैसे पढ़े उसका भी मेरे पास समाधान है। हमारी हर वीडियो के नीचे मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। ये आप देख सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल है। इसमें 8,900 समथिंग सब्सक्राइबर्स हैं। आप भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसे ही आप इस चैनल पर आओगे आपको ऊपर पिंड मैसेज में दिखेगा DECE हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बुक्स। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी DEC की सारी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में फ्री बुक्स डाली हुई हैं। कोई ऐप डालने की जरूरत नहीं है, कोई वेबसाइट पे नहीं जाना, कहीं कुछ नहीं करना, बस यहाँ से सीधा डाउनलोड कर सकते हो। बाकी तो मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ। क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आज के स्टार्ट करते हैं DECE 2। DECE 2 का आप देख सकते हो यहाँ पे DC 2 के ब्लॉक 1 में 3 चैप्टर्स हैं। आज हम पहला चैप्टर करेंगे पोषण की संकल्पना। पोषण की संकल्पना, ठीक है जी। इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इकाई 1 पोषण की संकल्पना। ठीक है जी, अब इस चैप्टर के अंदर जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं ना, मैं वो मेरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको पर सब्जेक्ट 100 रुपीज में मिलते हैं, ये मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो मैं आपको इसमें से भी समझा दूंगी। कोई क्वेश्चन अगर आपको बुक से समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है जी, तो ये पोषण की संकल्पना बेसिकली ये क्या है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। DC 2 वाला सब्जेक्ट आपका थोड़ा सा टफ और कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी क्योंकि आपकी सिमरन मैम पढ़ा रही हैं, है ना। पोषण की संकल्पना, ठीक है जी। अब इसके अंदर हम पोषण और उसके कार्य के बारे में बात करेंगे, पोषण के अर्थ के बारे में बात करेंगे, पोषण और स्वास्थ्य में क्या अंत संबंध है, पोषण स्तर, कुपोषण व संक्रमण में क्या अंत संबंध है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। अगर इंट्रोडक्शन में हमसे सबसे पहले समझे क्या कि न्यूट्रिशन पोषण होता क्या है। देखो, न्यूट्रिशन पोषण होता क्या है, भोजन और शरीर द्वारा उनके उपयोग के वैज्ञानिक अध्ययन को पोषण कहा जाता है। कि जो भोजन हम खा रहे हैं और वो हमारा शरीर उसका कैसे उपयोग कर रहा है। मैंने अगर पानी पिया तो वो पानी का उपयोग मेरा शरीर कैसा कर रहा है। ठीक है, अगर मैंने राजमा चावल खाए तो वो राजमा चावल के उपयोग मेरी बॉडी कैसे कर रही है, उसके साइंटिफिक स्टडी को न्यूट्रिशन कहते हैं। पता चल गया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा इंट्रोडक्शन में, ये पहले न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा बता देना। स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए। ठीक है, शिशु छोटे बच्चे को दिन में कितनी बार कितनी मात्रा में खाना चाहिए, गर्भावस्था में औरत को कितनी बार खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, ये सब हमें कैसे समझ आता है, जब हमें न्यूट्रिशन की नॉलेज होती है। इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आ गया है भोजन और उसके कार्य। पहला क्वेश्चन ये आपका पेपर में आ जाता है, कई बार आ सकता है या आया हुआ है पहले भी। तो आपको ये पता होना चाहिए भोजन क्या है और उसके कार्य क्या है। अब इसके अंदर तो देखो, जब आप बुक से पढ़ने लगते हो ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर भी मैंने ये इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करी है। एक बार मैं आपको बुक से समझा देती हूँ, बाकी जो आप मुझसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेते हो ना, ये मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसमें हम एक बार थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, तो जहां पे मैंने ये वाला क्वेश्चन समझाया हुआ है वो वाला पेज में आपको दिखा देती हूँ, वहां से आपको समझना आसान रहेगा। ठीक है जी, 2 मिनट बस रुक जाओ। एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन आता है और उसको कैसे टैकल करना है वो बताऊंगी। उदाहरण देते हुए भोजन के विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है जी, तो आप ऐसे ये लिख सकते हो। मैं पहले यहां से समझा देती हूँ, फिर उधर से इजिली बता दूंगी। भोजन क्या है,
भोजन शब्द का संबंध शरीर का पोषण करने वाले पदार्थों से है। का जो है शरीर के पोषण करने वाले पदार्थों से है। भोजन में वे सभी ठोस, अर्ध तरल और तरल पदार्थ मतलब जो सॉलिड फूड खा रहे हैं, सेमी सॉलिड फूड खा रहे हैं या लिक्विड खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सब जो खाए जा सकते हैं तथा शरीर को पौष्टिकता प्रदान करते हैं, उसे स्वस्थ रखते हैं, उसको भोजन कहते हैं। कोई भी चीज जो हम खा रहे हैं, जो कि हमें पौष्टिकता प्रदान करती है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, उसको हम भोजन कहते हैं। भोजन क्या है? भोजन इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। बहुत से ऐसे इसके अंदर रासायनिक कार्य पदार्थ होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। भोजन से मिलने वाले इन रासायनिक पदार्थों का पोषण तत्व कहते हैं। यदि ये पोषण तत्व हमारे भोजन में उचित मात्रा में विद्यमान नहीं है तो इसका परिणाम अस्वस्थता या कई बार मृत्यु भी हो जाती है। कुपोषण से कई बार बच्चे इतना वीक है, बीमार रहते हैं और कई बार मृत्यु होने का भी चांस है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या आ सकता है? यहाँ पे देखो इन्होंने ये भी एक डायग्राम सा बनाया हुआ है। भोजन के कार्य, पहला सामाजिक लिखा हुआ है, दूसरा शरीर क्रियात्मक लिखा हुआ है, तीसरा मानसिक लिखा हुआ है। शरीर क्रियात्मक में क्या क्या काम करता है? ये ऊर्जा प्रदान करता है हमारे शरीर को, शरीर के निर्माण में, सुरक्षा और बचाव में और नियंत्रण में। अब यहाँ पर जो है ना, इन्होंने बहुत ही क्या है, टफ लैंग्वेज लिखी हुई है, तो मैं आपको मेरे नोट्स में से ये वाला टॉपिक समझा मतलब क्वेश्चन बता देती हूँ। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे अटेंड करके आना, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो जो बच्चे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेते हैं, अब जैसे ये देख लो, अगर आप किसी भी सेशन के स्टूडेंट हो, आप ये कॉम्बो ले सकते हो जिसके अंदर सारी की सारी चीजें मिलेंगी। डीसी का एक असाइनमेंट 100 रुपीज का होता है, तीनों आपको 300 में मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट 900 का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तीनों सब्जेक्ट्स के 300 में मिल जाएंगे। टोटल होता है 1500, लेकिन वन टाइम ऑफर में आप 1300 पे करके ये सारा का सारा मटेरियल ले सकते हो एक ही बार में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऐसे होते हैं कि जिस टॉपिक से, जिस चैप्टर से, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे होते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन, सारे तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको इन वीडियोस में कवर करवा रही हूँ। ठीक है जी। तो आप किसी भी सेशन के स्टूडेंट हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैम मैं इस सेशन का स्टूडेंट हूँ, आपका नंबर सेव करके आपको सारे के सारा सॉल्व मटेरियल मिल जाएगा। प्रोजेक्ट इतना बढ़िया सॉल्व प्रोजेक्ट मिलेगा ना कि इतनी आसानी से आप 70 प्लस, 80 प्लस, 90 प्लस मार्क्स लेकर आओगे। हमारे पहले वाले बच्चे भी लाए हैं 90 प्लस, 95 मार्क्स लाए हैं, तो आप भी लाओगे। ये वाला टॉपिक समझ लेते हैं, मेरे नोट से समझने में आसानी रहेगी। भोजन का संबंध शरीर का पोषण कराने वाले पदार्थों से है। भोजन में वह सभी ठोस, अर्ध तरल और तरल पदार्थ शामिल हैं जो कि खाए जा सकते हैं। भोजन का कार्य देखो, पहला शरीर क्रियात्मक, जिसमें ऊर्जा प्रदान करना है, शरीर का निर्माण, सुरक्षा और नियंत्रण। दूसरा सामाजिक और तीसरा मानसिक। अब पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो ये जो बुक से पढ़कर जा रहे हो इतनी बड़ी कहानी, तो आपको कुछ भी याद नहीं आएगी, है ना। इसलिए आपके लिए शॉर्ट में मैं लाई हुई हूँ। पहला जो है शरीर क्रियात्मक, ऊर्जा प्रदान करना। हमें अपने जीवन में हर क्षण विभिन्न क्रियाओं जैसे उठने, बैठने, चलने, दौड़ने आदि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा देने का यह कार्य मुख्य रूप से कार्बोज और वसा द्वारा किया जाता है, जो कि हमारे भोजन में होता है। सेकंड, बचाव, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। यदि किसी कार्यवश व्यक्ति को संक्रमण या अन्य किसी किस्म की बीमारी हो जाए तो भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व उस व्यक्ति को जल्दी स्वास्थ्य होने में सहायक करते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। बस ऐसे ही लिख कर आओगे ना, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। नियंत्रण, शरीर प्रक्रियाओं में भोजन नियंत्रण की भूमिका निभाता है। शरीर के अंदर बहुत सी प्रक्रियाएं होती रहती हैं, जैसे कि दिल का धड़कना, शरीर के तापमान को स्थिर रखना और मांसपेशियों का सिकुड़ना आदि। तो ये थर्ड पॉइंट लिख दिया आपने। उसके बाद सेकंड मेन पॉइंट कह रहे हैं सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य क्या? अब देखो, सामाजिक कार्य ये होता है कि हम जब एक दूसरे के साथ मिल बांट के खाना खाते हैं। पहला पॉइंट तो शरीर क्रियात्मक हो गया कि हमारी शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। अब सामाजिक कार्य की बात करते हैं। किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर भोजन खाने से तात्पर्य है कि वह व्यक्ति सामाजिक रूप से आपको स्वीकार्य है। अगर मैं किसी अपनी फ्रेंड के साथ बैठ के खाना खा रही हूँ तो मतलब ये इस चीज को दर्शा रहा है कि मैं उसको स्वीकार्य हूँ। हम दोनों मिल बांट के सामाजिक तौर पे सोसाइटी में मिलजुल के खाना खा रहे हैं।
स्कूल में जब मिड डे मील मिलती है तो सभी बच्चे मिलकर खाना खाते हैं बिना किसी भेदभाव करे। ठीक है, कोई वो ये नहीं कहते कि वो इस जात का है, वो इस रिलीजन का है, या ये है वो है, सब मिलजुल कर खाते हैं और सामाजिक रूप से हमें वो स्वीकार्य है। तो ये भोजन का एक सामाजिक कार्य भी है। धार्मिक संदर्भ में भी भोजन का विशिष्ट महत्व एवं अर्थ है। बहुत से खाद्य पदार्थ जैसे कि फल, मिठाइयां, नारियल आदि पूजा स्थलों में देवताओं को चढ़ाए जाते हैं ना। तो एक धार्मिक भी इसकी वैल्यू है कि फल मिठाइयां जैसे हम देवताओं को चढ़ाते हैं, कोई हवन हो रहा है या कुछ शुभ मुहूर्त है तब भी वो करते हैं। ये हमने छोटी सी ड्राइंग बनाई हुई है, शेयरिंग इज केयरिंग, दोनों बच्चे मिलके खाना खा रहे हैं। आप भी ऐसे लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट, मनोवैज्ञानिक कार्य। मनोवैज्ञानिक कार्य क्या कह रहे हैं? जब माँ अपने बच्चे के लिए मनपसंद भोजन बनाती है तो बच्चा इस बात का अनुभव करता है कि माँ उसे प्यार करती है, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखती है। भोजन एक माध्यम है जिसके द्वारा विभिन्न जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। जब माँ अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है तो वो अपना सारा प्यार, सारा डेडिकेशन, लव उस खाने के अंदर डालती है। कहते हैं ना, खाने का स्वाद तभी आता है जब खाना बनाने वाले ने उसको बहुत ही प्यार से बनाया हो। तो ये एक मनोवैज्ञानिक कार्य भी है। नीचे निष्कर्ष लिख देना और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। भोजन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, रोगों से बचाव होता है, इसलिए हमें पौष्टिक खाना खाना चाहिए। तो आपका ये वाला जो टॉपिक था, क्या भोजन और उसके कार्य, उससे रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड बातें लिखी हुई थी जिसको मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाई करके अपने नोट से बता दिया है। ठीक है, वैसे तो क्या कहते हैं, जो भी पेपर में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो प्रॉपर मैंने इजी लैंग्वेज में सॉल्व किए हुए हैं मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स में। लेकिन वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी आगे आने वाली वीडियोज में। इस चैप्टर के मैं आपको सारे के सारे दिखा दूंगी, लेकिन आगे नहीं दिखा पाऊंगी। वो आपको अगर आप परचेज करना चाहो तो परचेज कर सकते हो। पोषण का अर्थ, अब कह रहे हैं कि पोषण का अर्थ क्या होता है? खाद्य पदार्थ, उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्व और अन्य पदार्थ, पोषक तत्वों की क्रिया, अंतक्रिया और संतुलन का स्वास्थ्य और बीमारी के संबंध प्रणालियों द्वारा खाद्य पदार्थ को खाने, पचाने, अवशोषित करने, पोषण तत्वों का संवाहन यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, अर्थात पोषण तत्वों का विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचना, उनका शरीर में उपयोग और इन्हीं सभी का संबंधित अध्ययन पोषण विज्ञान कहलाता है। कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन है, बट आपको इसकी डेफिनेशन को बस समझ लेना है कि खाद्य पदार्थ, जो भी हम चीजें खाते हैं जिनके अंदर पोषक तत्व होते हैं, जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर के संतुलन में मदद करता है। ठीक है, बीमारियों से बचाता है, धीरे धीरे वो बॉडी में ट्रैवल करके अलग अलग जगह पे जाता है और अपना कार्य पूरा करता है। इसके जब जो वैज्ञानिक अध्ययन है, साइंटिफिक स्टडी को समझते हैं, वो पोषण का विज्ञान कहलाता है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नहीं आता लेकिन ये बेसिक्स मैंने आपको क्लियर कर दी है। पोषक तत्व, क्रिया, अंतक्रिया और संतुलन कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आगे भी नहीं पूछा जाएगा। इसमें बेसिकली जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं, मेडिकल साइड वाले, वो जैसे समझते हैं कि कैसे पोषक मतलब अगर मैंने क्या खाया, अगर मैंने दूध पिया तो वो कैसे अंदर जाएगा, कौन सी जगह पर क्या उसका बेनिफिट होगा, कैसे ट्रैवल करके जाएगा, क्या संतुलन बनेगा, क्या बैलेंस बनेगा। आप टीचर बनने वाले हो, आपको टीचर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ऐसे साइंस से रिलेटेड नहीं दिए जाते। तो बिना मतलब जरूरी नहीं है कि मैम मैंने पूरे बुक का एक एक पन्ना, एक एक पेज पढ़ा था तभी मैं टॉप कर सकता हूँ, नहीं। टॉप वो बच्चा करता है जो समझदारी से पढ़ाई करे। और तुम हो सिमरन मैम के बच्चे, तो सिमरन मैम के बच्चे बिल्कुल स्मार्ट स्टडी करते हैं, कभी भी क्वेश्चन नहीं आता, ना ही आगे आएगा। ठीक है जी, ये ऐसे इन्होंने ड्राइंग बना रखी है क्या, कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए कार्बोज, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज पदार्थ और जल आपको लेने चाहिए। आगे आ जाते हैं। आगे कह रहे हैं शरीर द्वारा भोजन और पोषक तत्वों का उपयोग। सेम बात साइंटिफिक आ गई पूरी की पूरी, जो डॉक्टर्स को समझना है कि अब आपने खाना खाया है तो वो शरीर उसका कैसे उपयोग करेगा। कभी नहीं पूछा जाता, कभी नहीं पूछा जाता। आपके पेपर में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो मैं सारे अपने नोट्स में से दिखा रही हूँ। ये बता देती हूँ, पोषण के सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पहलू। ठीक है, पूछा ये भी नहीं जाता लेकिन समझा रही हूं मैं। अब ये कह रहे हैं जो हमारा पोषण है, इसके क्या सामाजिक सांस्कृतिक वैल्यूज हैं, क्या मनोवैज्ञानिक वैल्यूज हैं और क्या आर्थिक पहलू है। सामाजिक और सांस्कृतिक
कारण देख लो। जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में भोजन का अपना विशेष महत्व है। हमारी प्राचीन वैदिक परंपरा भोजन को जीवन देने वाला बताया गया है। भोजन हमें जीवन देता है ना। इसके अतिरिक्त वेदों में कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थों के विशिष्ट गुणों का प्रतीक माना गया है। कुछ खाद्य पदार्थ, कुछ खाने की चीजों की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। उदाहरण के लिए सात्विक भोजन मानसिक क्षमता व सृजनात्मकता बढ़ाने वाला, ठीक है, ऊर्जा प्रदान करने वाला और प्रसन्नता वर्धक माना गया है। जो सात्विक भोजन होता है उससे क्या कहते हैं, आपकी मानसिक क्षमता बढ़ती है, ठीक है जी, सृजनात्मकता को बढ़ावा मिलता है, ऊर्जा मिलती है और प्रसन्न रहता है मन। दूध और दूध से बने पदार्थ सात्विक भोजन के मुख्य उदाहरण है। दूध या दूध से बने जो भी पदार्थ होते हैं वो सात्विक भोजन का पार्ट होते हैं, ठीक है जी। राजसिक भोजन आवेश और कामुकता को बढ़ाने में मछली, अंडा और मांस तथा तात्समिक भोजन बासी, पुण्य, गर्म किया गया, स्वादहीन व अशुद्ध में सुअर और गाय का मांस आता है। तो इन्होंने बेसिकली डिवाइड कर दिया सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, जो हमारा भोजन है, जो हम खाते हैं, वो भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा। तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक बताए हुए, क्वेश्चन नहीं आता फिर भी मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब उसके बाद खान पान की मनोवृत्ति, द साइकोलॉजी ऑफ ईटिंग। साइकोलॉजी ऑफ ईटिंग क्या कहती है, साइकोलॉजी ऑफ ईटिंग ये कहती है, अगर मैंने टीवी में एड देख ली, किसकी, पास्ता की एड देख ली, अगर मैं छोटा बच्चा हूं और मैं टीवी देख रही हूँ, अपने कार्टून देख रही हूँ, बार बार पास्ता की एड आ रही है, तो मेरा साइकोलॉजिकली मन करेगा कि मैं पास्ता खाऊं, पास्ता बहुत अच्छा होता है। या स्कूल में मेरी क्लास में कोई मेरी फ्रेंड पास्ता लेकर आई है, तो मैं भी घर पे आके मम्मी से जिद करूंगी कि मम्मी वो भी पास्ता खा रही थी, मुझे भी पास्ता खाना है। तो ये साइकोलॉजी से भी लिंक्ड है हमारा भोजन, हम जो दूसरों को देखते हैं, ठीक है जी। अब ये आ गया, मार्क को समझ, इसके अंदर उदाहरण में बेसिकली सारी की सारी वही बातें बताई हैं जो मैंने बताई है, ठीक है जी। क्या, साइकोलॉजी ऑफ ईटिंग जो मैंने ऊपर बताया, जो हम दूसरों को देखते हैं या एडवर्टीजमेंट्स में देखते हैं, वही हमारा भी खाने का मन करता है, ठीक है, फिर और हम वही खाते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट था जो, क्या पहला पॉइंट था, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं वहां पे जिस फूड को वैल्यू दी जाती है हम वो खाते हैं। सेकंड, साइकोलॉजी ऑफ ईटिंग, मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति, यानी कि जो हम दूसरों को खाते हुए देखते हैं, एड में देखते हैं, हम भी वही खाने लग जाते हैं। तीसरा, भोजन के आर्थिक पहलू जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई गरीब है, हो सकता है वो महंगा पनीर अफोर्ड ना कर सकता हो, है ना, कोई ऐसा इंसान है जो महंगा खाना नहीं अफोर्ड कर सकता, तो फिर तीसरा पॉइंट ये आ जाता है कि हम वो भोजन खाते हैं जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन हमें अलाउ करती है, जो आर्थिक स्थिति हमें अलाउ करती है, हम उसी टाइप का खाना खाते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए, क्वेश्चन नहीं आता लेकिन आपके बेसिक्स के लिए मैंने समझा दिया है, उसी को डिटेल में दिया हुआ है। अगला आ गया, पोषण और स्वास्थ्य में अंत संबंध। पोषण, न्यूट्रिशन और स्वास्थ्य, हेल्थ, ये दोनों कैसे रिलेटेड है, हेल्थ और न्यूट्रिशन कैसे रिलेटेड है, ऐसे रिलेटेड है। अगर बिल्कुल इस बुक को ध्यान मत दो और ये सोचो, क्या अगर आप न्यूट्रिशियस फूड खाओगे, बैलेंस डाइट खाओगे, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप खुश रहोगे, अच्छे से ग्रो कर पाओगे, ठीक है जी। तो यही कह रहे हैं, पोषण और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। आगे, अब आगे क्या कह रहे हैं, पोषण और स्वास्थ्य का अंत संबंध के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे, बैलेंस डाइट खाएंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। अब इन्होंने यहाँ पे बहुत डिटेल में बताया हुआ है, उसको मैं भी अपने नोट से समझा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत हैवी, मतलब बहुत ही टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैं आपको इसी भाषा में बता देती हूँ। यहाँ का बस एक पॉइंट देख लो, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना खाना जरूरी है। तो इन्होंने ये जो इतनी सारी बातें लिखी हुई है, याद तो आप कर नहीं सकते, है ना, समझना है, समझने के लिए मैंने इजी लैंग्वेज में नोट्स लिखे हुए हैं, अपने नोट्स में से दिखा देती हूँ, ठीक है। एक ये क्वेश्चन भी आपका इसी चैप्टर से आता है, अभी इसी वीडियो में क्लियर करा देते हैं आपको, ठीक है। तो यहां पर आपका क्वेश्चन क्या आएगा, देख लो, पोषण और स्वास्थ्य शब्दों का अर्थ बताइए कि पोषण क्या है और स्वास्थ्य क्या है, इसका अर्थ बताओ।
और इन दोनों के बीच क्या अंत संबंध है वो बताओ। ठीक है जी, अब आप ये बुक पढ़ोगे तो आपको बहुत टफ लैंग्वेज नजर आएगी और आप इसको आंसर नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं अपनी नोट से बता देती हूँ। पोषण, खाद्य पदार्थ, उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्व और अन्य पदार्थ, पोषक तत्वों की क्रिया, अंतक्रिया और संतुलन का स्वास्थ्य और बीमारियों से संबंध, प्रणालियों द्वारा खाद्य पदार्थ के खाने, पचाने, अवशोषित करने, पोषण तत्वों का अवघन आधार, पोषण तत्वों की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचना। सेम बात वही, क्योंकि डेफिनेशन है, डेफिनेशन को चेंज नहीं कर सकते। वही बात कह रहे हैं कि खाद्य पदार्थ जो हम पोषक तत्वों को खाते हैं उनके बीच में अंत क्रिया होती है, बैलेंस बनाया जाता है हमारी हेल्थ का और बीमारियों से लड़ने का, और फिर वो खाते हैं, पचाते हैं और उसके क्या कहते हैं पूरी की पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ट्रेवल करते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई हुई हैं। उनके शरीर में उपयोग, इन सभी से संबंधित अध्ययन पोषण विज्ञान कहलाता है, जो हम पहले ऊपर पढ़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त इस अध्ययन में भोजन और उसको ग्रहण करने के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी विचार शामिल है, जो कि हम आपको आगे समझा चुके हैं। अब आ जाओ यहाँ, भोजन में पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसमें ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिन्हें अपोषण तत्व कहते हैं। हमारे शरीर को प्रत्येक पोषण तत्व की एक निश्चित मात्रा में आवश्यकता होती है। ये नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स 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 ही लिए जा रहे हो, प्रोटीन्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो, कैल्शियम पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो हर चीज का, कैल्शियम, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब का मतलब अगर हिंदी में बात करूं, कार्बोज, प्रोटीन, वसा, सब कैल्शियम जो आ गया, इन सब का एक डिफाइंड मात्रा है जो हमें लेनी चाहिए। कार्बोज, प्रोटीन, वसा की अपेक्षित ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें स्थूल पोषक तत्व कहा जाता है। जो हमारी बॉडी में लार्ज स्केल में चाहिए होती है, ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, वो होते हैं कार्बोज, प्रोटीन और वसा, इन्हें स्थूल पोषक तत्व कहते हैं। विटामिन और खनिज लवण थोड़ी सी मात्रा में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी में, इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, छोटे। ठीक है, स्वास्थ्य पे आ जाते हैं। अगर आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ जाए स्वास्थ्य के बारे में लिखो तो ये लिख देना, अगर आ जाए पोषण के बारे में लिखो तो ऊपर वाला लिख देना। अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ जाए तो मेरे जो नोट्स में क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ऐसे ही गिवन होते हैं कि जिसके अंदर क्वेश्चन एक 4 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य है। ठीक है जी, ठीक है, बॉडी से भी स्वस्थ हो, दिमाग से भी स्वस्थ हो। ये नहीं बॉडी से तो अच्छा भला हेल्दी दिख रहा है, दिमाग में इतनी दुनिया भर की टेंशनें चल रही हैं कि रातों की नींद उड़ी पड़ी है, वो भी हेल्दी इंसान नहीं है ना। स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति का नाम नहीं है। ये नहीं है कि ये बंदा है, इसको कोई बीमारी नहीं है तो ये हेल्दी बंदा है, नहीं। इसमें सर्वांगीण स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य का अर्थ विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन अगर हम एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण की बात करें तो अपने आपको स्वस्थ रख कहने का यह अर्थ होता है कि हम अपने जीवन में आने वाली सभी सामाजिक, शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियों का प्रबंधन करने में सफलतापूर्वक सक्षम हो। सामाजिक से रिलेटेड कोई दिक्कत आ गई, शारीरिक दिक्कत आ गई, भावनाएं, चुनौतियां आ गई। क्या होता है कई बार गवर्नमेंट जॉब की बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, नहीं सिलेक्शन हो पा रहा, तो एक आता है ना इमोशनल चैलेंज आ जाता है, उससे आप कैसे डील कर रहे हो। या आपको चोट लग गई तो आपकी शारीरिक दिक्कतें आ गई, उससे कैसे डील कर रहे हो। समाज में कोई दिक्कत आ गई, उसको कैसे डील कर रहे हो। इन सब चीजों को क्लब करके मिला जुला कर चेक किया जाता है कि आप कितने हेल्दी हो। स्वस्थ रहना सबसे बड़ा सुख है। इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख लोगों को लगता है पैसा है, नहीं, पैसा नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ा सुख स्वस्थ रहना है, क्योंकि किसी के पास बहुत पैसा होगा लेकिन अगर वो हेल्दी ना हुआ तो वो उस पैसे का सुख नहीं ले सकता। इसलिए स्वस्थ रहना सबसे बड़ा सुख है। कहावत भी है, पहला सुख निरोगी काया। अगर आपने सुना हो, पहला सुख निरोगी काया। अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, अगर आप हेल्दी हो तो सबसे पहला सुख वही है। कोई आम आदमी तभी अपने जीवन का पूरा आनंद उठा सकता है जब वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड आ जाता है तो ये सब लिख सकते हो। अब पोषण और स्वास्थ्य में क्या रिलेशन है वो देख लो। पोषण और स्वास्थ्य में घनिष्ठ संबंध है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। कैसे?
अच्छे स्वास्थ्य के लिए उचित पोषण का होना अनिवार्य है। सामान्य विकास तथा जीवन पर्यंत स्वस्थ रहने के लिए उचित प्रकार का भोजन उपयुक्त मात्रा में लेना जरूरी है। ठीक है, उपयुक्त मात्रा में हमें उचित प्रकार का भोजन लेना जरूरी है। यदि आहार अपर्याप्त होगा तो व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। जो हम खाना खा रहे हैं अगर वो पूरे बैलेंस डाइट नहीं है तो हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होगा। क्या करते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा गलतियां क्या करते हैं, कई बार गवर्नमेंट जॉब की कहीं तैयारी कर रहे होते हैं तो अपना शहर छोड़ के आए होते हैं, पीजी वगैरह पे रह रहे होते हैं, 8-8 9-9 घंटे लगातार पढ़ते रहते हैं और खाने में क्या खाते हैं, कौन खाना बनाए, एक मैगी का पैकेट खोला और खा लिया, है ना, या क्या करा, बिस्किट खा ली और सो गए, खाना ही नहीं खाते, हेल्दी डाइट ही नहीं लेते, तो उनकी हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए आपको हेल्दी डाइट खानी है जिसके अंदर रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दही, हर चीज हो, तभी आपकी जो पूरी की पूरी बॉडी होगी वो हेल्दी रहेगी। ठीक है, यदि आहार पर्याप्त होगा तो व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। हो सकता है कि शरीर में कोई भाग ठीक प्रकार से कार्य ना करे या व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाए। अगर लंबे समय तक आप हेल्दी फूड नहीं लोगे तो कोई शरीर का अंग खराब भी हो सकता है और आपको कोई बीमारी भी हो सकती है। उदाहरण, हमारे देश में प्रतिवर्ष हजारों बच्चे अपने नेत्रों की ज्योति खो देते हैं क्योंकि उनके आहार में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए नहीं होता। आपको पता है हमारी आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी होता है। अगर बच्चे हैं जो खाना खा रहे हैं उनके खाने में विटामिन ए की मात्रा सही नहीं है तो उनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं, चश्मे लग जाते हैं। चश्मे तो चलो आजकल कॉमन ही हो गया, लेकिन कईयों की तो क्या कहते हैं, नेत्रों की ज्योति चली जाती है। तो ऐसा ना हो तो थोड़ा संभल के रहना और बैलेंस डाइट खाना। पोषण व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। पोषण व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करने के लिए जो भी कारक होते हैं, एक कारक है। भोजन पोषक तत्वों का स्रोत है। उचित खाद्य पदार्थों को उचित मात्रा में ग्रहण करना अनिवार्य है। रिक्वायर्ड फूड की जो आइटम्स हैं उनको रिक्वायर्ड मात्रा में ग्रहण करना जरूरी है। यदि भोजन उचित प्रकार का ना हो तो किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी अधिकता से स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे भोजन पूर्वाश्रित हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन खाना जरूरी है, आप ऐसे लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट, 20 मार्क्स का क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बता रही हूं, उचित पोषण अनिवार्य तो है परंतु अनुकूल स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नहीं। खाया जाने वाला भोजन केवल पौष्टिक ही नहीं अपित स्वच्छ व हानिकारक कीटाणुओं से मुक्त भी होना चाहिए। अब आप कह रहे हो रोटी सब्जी दाल तो खा रहे हो, लेकिन वो जहां पर बना है वो अनहाइजीनिक स्पेसेस है, गंदगी है, कीड़े मकोड़े मच्छर वहां पे है, तो क्या वो अच्छा फूड है आपके लिए? नहीं। पौष्टिक चीजें होनी चाहिए लेकिन उसके साथ वो साफ स्वच्छ जगह पे बना हो, कीटाणु हानिकारक चीजों से दूर रहे। शरीर में उत्पन्न वह स्थिति जो पोषक तत्वों की कमी, अल्पोषण, अतिरिक्तता अथवा असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है, कुपोषण कहलाती है। अब कोई बच्चा ऐसा खाना खा रहा है जिसके अंदर प्रोटीन है ही नहीं, कैल्शियम है ही नहीं, तो लॉन्ग टर्म पे जाके पता चलेगा नहीं उसके डिसएडवांटेजेस और हार्मफुल इफेक्ट्स। अति पोषण और अल्प पोषण दोनों से ही स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आप ऐसे लिख के आ सकते हो। ये पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर से जो क्वेश्चन बनता था ना वो मैंने वहां पे समझा दिया, पोषण को अलग से बता दिया, स्वास्थ्य को अलग से बता दिया और इनके बीच का रिलेशन भी समझा दिया। ये सारी की सारी बातें बहुत लंबी चौड़ी लिखी हुई हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैंने डिट्टो बता दिया। पोषण स्तर पूछ रहे हैं, अब न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आता है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर पढ़ने का मन है तो थोड़ा सा समझा देती हूँ बट क्वेश्चन नहीं आएगा।
पोषण स्तर से तात्पर्य व्यक्ति के स्वास्थ्य की उस स्थिति से है जो कि पोषक तत्वों को ग्रहण करने तथा शरीर द्वारा उनके उपयोग में परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। अब मैंने दूध पिया, मैंने फ्रूट्स खाए, तो ये जो मैंने पोषक तत्व ग्रहण करे, अब मेरा शरीर इनको कैसे यूज करेगा, उसके परिणाम स्वरूप उसको यूज करेगा ना, वो ही यहाँ पर हमारे पोषण स्तर को डिफाइन करता है। अगर मैं दूध पीती रहूंगी, फ्रूट्स खाती रहूंगी, ग्रीन वेजिटेबल्स खाऊंगी, रोटी खाऊंगी, सारी चीजें खाऊंगी, तो मेरे अंदर सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जाएगी, तो मेरा जो पोषण स्तर होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑन दी अदर हैंड मैं दूध नहीं पीऊंगी, जंक फूड खाती रहूंगी, चाउमीन, मोमोज, स्प्रिंग रोल खाती रहूंगी, है ना, तो पोषण स्तर मेरे शरीर का खराब रहेगा। तो बस इसमें यही बताया हुआ है कि आपको अपने न्यूट्रिशनल स्टेटस को, पोषण के स्तर को अच्छा रखना है अगर आप चाहते हो कि आप हेल्दी रहो। ये इन्होंने इतने लंबे चौड़े एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको कुछ पढ़ने की नीड नहीं है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुपोषण और संक्रमण में क्या रिलेशन है? कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन यानी कि अब जो बच्चा लंबे समय तक दूध नहीं पी रहा, सब्जियां नहीं खा रहा, फ्रूट्स नहीं खा रहा, हेल्दी डाइट नहीं खा रहा, तो वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। ऐसे उसके आपको हाथ, जैसे अगर आपको अभी ये हाथ दिख रहा है, तो इस हाथ के अंदर आपको थोड़ा सा मांस दिख रहा है, फैट्स है, वसा है, इसको हम वसा कहते हैं, ये भी हमारे लिए जरूरी है। लेकिन कुपोषण से ग्रस्त जो बच्चा होता है, आप देखोगे बिल्कुल हड्डियां सूखी पड़ी होती हैं, जैसे देखते हैं ना, कई बार हम देखते हैं बिल्कुल हड्डी नजर आ रही होती है, ठीक है, उसको कुपोषण से ग्रस्त होते हैं, उनके अंदर ये वसा, फैट ही नहीं होता जो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करे, तो फैट, वसा भी जरूरी होता है। तो क्या कह रहे हैं कि कुपोषण और संक्रमण, संक्रमण होता है इन्फेक्शन, बच्चे को, इंसान को कितनी जल्दी इन्फेक्शन हो रही है, कैसे पता चलेगा? अगर वो बच्चा हेल्दी है, बहुत ही शॉर्ट में बता रही हूं, चाहे ये चीज याद आए ना आए, मेरा एग्जाम्पल जरूर याद आएगा, वही लिखकर आ जाओगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो आने वाला है इस चैप्टर से, और यही क्वेश्चन आएगा, इसको भी, ये वाला क्वेश्चन भी मेरे नोट्स में है, तो इजी लैंग्वेज में मैं अपने नोट से समझाऊंगी, ये पहले समझ लो, क्योंकि बुक खोल के बैठे हैं तो बुक से भी समझाएंगे। क्या कह रहे हैं? कुपोषण होता है माल न्यूट्रिशन, बच्चा जो कुपोषण से शिकार होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे संक्रमण, इन्फेक्शन। अब किसी बच्चे को मतलब क्या होता है, अगर आप देखोगे कुछ बच्चों को ना, जैसे ही मौसम चेंज हुआ खांसी लग जाती है, खांसी लग जाती है, जुकाम लग जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, हल्का सा बारिश का पानी पड़ गया, जुकाम लग गया, बारिश लग गई, बारिश लग गई, बीमार पड़ गए। क्यों? इन्फेक्शन उनको इतनी जल्दी क्यों हो जाती है? क्योंकि या तो वो कुपोषण से ग्रस्त है, अगर वो कुपोषण से ग्रस्त है, पहले ही कमजोर से है, हड्डी जैसे हैं वो बच्चे, हल्की सी इन्फेक्शन आएगी, उनकी बॉडी तो वैसे ही कमजोर है, बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर एक हेल्दी बच्चा है जो कि फिट है, हेल्दी है, उसके अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, तो वो बारिश में आधा घंटा खेलता भी रहेगा तो भी बीमार नहीं पड़ेगा, छोटे मोटे कीटाणु उसको टच करके ही चले जाएंगे, उसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो अब ये कह रही है कि कुपोषण का इन्फेक्शन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है और इन्फेक्शन का कुपोषण पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, यहां पे इन्होंने समझाया हुआ है ये सारी की सारी बातें। क्या? ये सारी की सारी जो बातें बताई हुई हैं, कुपोषण का संक्रमण पे क्या प्रभाव पड़ता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल इजी शब्दों में मैं आपको अपने नोट से बता देती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आने वाला है पेपर में, क्वेश्चन आने वाला है, तो मैं चाहती हूँ आज ही आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का प्रिपेयर हो जाए, कि आप याद रखो कि मैम सिमरन मैम की क्लास अटेंड की थी, क्वेश्चन तो आना ही था, है ना। मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा है, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं वीडियो लंबी पढ़ा दूं, भाई मेरे व्यूज ज्यादा आएंगे तो व्यूज से हमारे एड्स ज्यादा चलेंगी या वो चलेंगी, नहीं। मेरे पढ़ाने का तरीका ये है, जो आपका टॉपिक नहीं आता आपके पेपर में, मैं डायरेक्ट बोल देती हूँ इससे क्वेश्चन कभी आया नहीं है, ना आना है, तो पढ़ के तुम भी क्या करोगे, मेन मेन चीजें जो जो आने के चांसेस हैं, जो जो क्वेश्चन आने के चांसेस है, मैं वो आपको पढ़ाती हूँ। ये वाला चैप्टर टफ है थोड़ा सा, इसलिए मैंने नोट्स, इससे जो भी क्वेश्चन, इस चैप्टर से 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, तीनों मैं इसको अपने नोट्स से दिखा रही हूँ ताकि आप इसको पढ़ पाओ। बाकी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आप लोगे, जैसे ये था ना, ये पूरी की पूरी पीडीएफ लोगे तो इसके अंदर हर चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस वगैरह होते हैं जो कि आपको मदद करेंगे। हम इस पेज नंबर पे आ जाते हैं, जो क्वेश्चन हम डिस्कस, ठीक है, हम इधर आ जाते हैं इस पेज नंबर पे।
ये वाला क्वेश्चन हम समझ चुके हैं और ये वाला नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन आपको समझना है, ठीक है। ये आप देख सकते हो डीसी का एक असाइनमेंट 100 रुपीज का, तीनों असाइनमेंट 300 में बेस्ट असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। डिट्टो वैसे भी लिखकर सबमिट कर दोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। अभी तक के सारे टॉपर्स हमारे आए हैं 80+ 90+ मार्क्स लेकर आए हैं, क्योंकि हम उनको बिल्कुल करेक्ट तरीके से गाइड करते हैं। प्रोजेक्ट लोगे तो उसके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी एक्टिविटीज लिखी होंगी, उनको लिखना कैसे है, बनाना कैसे है, सबमिट कैसे करना है, एनेक्स्चर कैसे फिल होंगे, कहीं और से एनेक्स्चर नहीं ढूंढने में ही प्रोवाइड करवाऊंगी। वीडियो नहीं बना पा रहे है ना, तो उसके लिए क्या करना है, सारे के सारे तरीके हम समझा देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सैंपल तो आपने देख ही लिया मेरे नोट्स का, वो आपको मिल जाएंगे। तो वो कॉम्बो अगर आप लोगे तो आपको 1300 में मिल जाएगा वन टाइम ऑफर में, अलग अलग करके लोगे तो 1500 का आपको पड़ेगा। लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पे मैसेज कर देना कि मैम मैं इस सेशन की स्टूडेंट हूँ, जिस भी सेशन के स्टूडेंट हो, जुलाई 2024, जनवरी 2025 या आगे आने वाले किसी भी सेशन के स्टूडेंट हो, अपना सेशन बता देना, हम आपका नंबर सेव करके उससे रिलेटेड आपको गाइड करते रहेंगे। बाकी आपको क्या करना है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, फ्री बुक्स मैंने चैनल पे डाली हुई है, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, और प्लेलिस्ट सेक्शन में आप देख सकते हो क्या मैंने DC1 हिंदी की, DC1 इंग्लिश, ऐसे DC2 सबकी प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो आसानी रहेगी पढ़ाई करने में। बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं। आ जाओ इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोषणात्मक स्तर और संक्रमण के बीच क्या संबंध है। पोषणात्मक स्तर और संक्रमण के बीच में क्या संबंध है, देख लो। पोषणात्मक पोषण स्तर, पोषण स्तर से तात्पर्य व्यक्ति के स्वास्थ्य की उस स्थिति से है जो कि पोषक तत्वों को ग्रहण करने तथा शरीर द्वारा उनके उपयोग के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। अच्छे पोषण स्तर का अर्थ है कि पोषक तत्व उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध हैं, ना अधिक ना ही कम। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं अपने वाले, क्योंकि बुक से ना क्या होता है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं, आप समझ नहीं पाते है ना, और समझ नहीं पाते क्या लर्न करना है क्या नहीं, क्या पढ़ना है क्या नहीं। नोट्स में टू द पॉइंट सारी चीजें लिखी होती हैं। पोषण स्तर के बारे में बता दिया। अब ये कह रहे हैं कुपोषण, माल न्यूट्रिशन जो होता है, वह संक्रमण, इन्फेक्शन में क्या रिलेशन है। कमजोर बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। कुपोषण से ग्रस्त बच्चों को संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। जो बच्चा पहले ही कमजोर है, हल्की सी बारिश का पानी पड़ा, बीमार पड़ जाएगा। कुपोषण और संक्रमण के बीच संबंध एक दुष्चक्र के रूप में दर्शाया जाता है। ये है दुष्चक्र, क्या मतलब, अगर आपका बच्चा कुपोषण से ग्रस्त है तो उसको संक्रमण, इन्फेक्शन जल्दी होंगी, इन्फेक्शन जल्दी हो रही है तो फिर से वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। ये एक सर्कल है, एक दूसरे को बढ़ाता रहेगा, दुष्चक्र है। तो आपको इस दुष्चक्र से बचना है। पहला, कुपोषण का संक्रमण पर प्रभाव। कुपोषण का हमारे संक्रमण पर क्या प्रभाव पड़ता है, शरीर में प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी होती है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, जब हमारे शरीर के अंदर वायरस आ रहा है या कोई इंफेक्शन आ रही है, उससे हमारी बॉडी के अंदर कितनी पावर है उससे लड़ने की, है ना। एंटीबॉडीज में उत्पादन में कमी, शरीर में प्रतिरक्षी में के उत्पादन में कमी, ठीक है जी, कम एंटीबॉडीज बनेगी। अगर बालक कुपोषण से ग्रस्त हो, विशेषकर प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण या विटामिन ए की कमी से, तो शरीर में प्रतिरक्षी का उत्पादन यानी कि एंटीबॉडीज का उत्पादन बहुत कम हो जाता है। इसके कारण बालक में रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और वह संक्रमणों से अधिक व जल्दी ग्रस्त हो जाता है। हल्का सा बारिश का पानी पड़ते बीमार हो गया, हल्का सा मौसम चेंज हुआ गला खराब हो गया, ठीक है, खांसी लग गई, जुकाम लग गया, वो कुपोषण से ग्रस्त होता है और उसके शरीर में एंटीबॉडीज भी कम बनती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली की संपूर्णता पर प्रभाव। एक सुपुष्ट बच्चे, हेल्दी बच्चे व्यक्ति में त्वचा, श्लेष्मा झिल्ली तथा अन्य ऊतक संक्रमण फैलाने वाले जीवाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। त्वचा, ये देख रहे हो, ये क्या है, ये शरीर में त्वचा ही तो है ना। अब हमारी जो स्किन है, बहुत सी इंफेक्शंस हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाने देती, ये स्किन हमारी प्रोटेक्ट करती है। ऐसे ही श्लेष्मा झिल्ली, अन्य ऊतक
जो अलग अलग ये जो संक्रमण फैलाने वाले जीवाणु होते हैं उनको अंदर आने से रोकते हैं। परंतु परंतु प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से ग्रस्त बच्चे में ये सुरक्षा कवच बहुत कमजोर होता है। जो ऑलरेडी कुपोषण से शिकार है, मैंने बताया ना, हड्डियां नजर आ रही होती है, त्वचा तो दिखती नहीं है ना, तो उसके अंदर ये कम चीजें होती हैं, जिससे श्लेष्मा झिल्ली छेद हो जाती है तथा संक्रमण फैलाने वाले जीवाणुओं का शरीर में प्रवेश आसानी से हो जाता है। यही कारण है कि कुपोषित बच्चे संक्रमण शीघ्र पकड़ लेते हैं। यही कारण है जिसकी वजह से जल्दी उनको इन्फेक्शन हो जाती है। 2 पॉइंट्स पढ़ लिए। अब क्या कह रहे हैं, संक्रमण इन्फेक्शन जो है उसका हमारे पोषक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले पोषण स्तर का हमने इन्फेक्शन पे इंपैक्ट पढ़ लिया, अब संक्रमण का पोषण स्तर पे क्या इंपैक्ट है, क्योंकि ये सर्कल है ना, ये इधर से इसको इंपैक्ट कर रहा है, इधर से इसको इंपैक्ट, ये इधर से इसको इंपैक्ट कर रहा है, इधर से इनको इसको इंपैक्ट कर रहा है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अब संक्रमण इन्फेक्शन का क्या इंपैक्ट है, देखो। भोजन के अंतग्रहण में कमी, सबसे पहला पॉइंट, जब आपके घर में आपका बच्चा बीमार होता है, दवाई ले रहा होता है, आप उसको खाना बना के देते हो, मम्मी मेरे को भूख नहीं है, मेरे से नहीं खाया जा रहा, एक तो पहले बीमार, ऊपर से खाना नहीं खाता तो और बीमार पड़ जाएगा, है ना। तो ये कह रहे हैं इन्फेक्शन से ये भी और पोषण स्तर खराब हो जाता है, बीमार पड़ गया, खाना खाने का मन ही नहीं करेगा तो और नहीं खाएगा, और नहीं खाएगा तो और कमजोरी आ जाएगी। यही यहाँ पर बताया हुआ है। संक्रमण के उपचार के लिए बच्चों को जो प्रतिजैविका दवाई का एंटीबायोटिक्स दी जाती है, उनके कारण बच्चों की भूख कम हो जाती है। जो डॉक्टर्स हमें एंटीबायोटिक्स दवाइयां देते हैं उससे हमारी भूख भी कम हो जाती है, जिससे उसके द्वारा ग्रहण किए गए भोजन की मात्रा और कम हो जाती है और फिर वो खाना ही नहीं खाता। जबकि संक्रमण से हुई क्षति से उबरने के लिए अच्छा आहार लेना बहुत जरूरी होता है। लेकिन आपको पता है अगर आप बीमार पड़े हो तो आपको खाना अच्छा खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, ताकि उस इन्फेक्शन से नेचुरली आपकी बॉडी फाइट कर सके। ठीक है जी। पोषण तत्वों के अवशोषण पर प्रभाव, अब्जॉर्प्शन, जो आप खाना खा भी रहे हो उसके जो पोषण तत्व ऑब्जर्व होने हैं उस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा इन्फेक्शन से। कैसे? पोषण तत्वों को ग्रहण करने के बावजूद ये अनिवार्य नहीं है कि शरीर में उनकी प्राप्ति हो। भोजन में पाचन के उपरांत जब पोषण तत्व रक्त में अवशोषित होते हैं तभी शरीर उनका उपयोग कर पाता है। कई बार हम जो चीजें हेल्दी डाइट लेते भी हैं, कुछ इन्फेक्शंस की वजह से, कुछ दिक्कतों के कारण वो हमारी बॉडी उसको कंज्यूम नहीं कर पाती, तो फिर वो कमजोरी तो वैसे की वैसी रह गई, है ना। तो फिर तो कमजोरी रह गई तो फिर कुपोषण का शिकार वो फिर से हो जाएगा। और इतना अच्छा आंसर लिखने के बाद आपकी सिमरन मैम ने आपको बताया हुआ है, निष्कर्ष जरूर लिखना है ताकि फुल नंबर मिले। कुपोषण से संक्रमण होने की संभावना बढ़ती है और फिर संक्रमण से कुपोषण हो जाता है, कुपोषण से संक्रमण बढ़ता है, संक्रमण से फिर कुपोषण हो जाता है, तो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। कुपोषण तथा संक्रमण दोनों ही स्वास्थ्य का पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, जैसा मैंने बताया है ऐसे लिख कर आओगे तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बुक में बिल्कुल यही पॉइंट्स बताए हुए हैं लेकिन थोड़ा लार्ज में, बहुत डिटेल्ड में बताए हुए हैं, डिफिकल्ट लैंग्वेज में बताए हुए हैं, तो वो आपको समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने आपको अपने नोट्स में से बता दिए। और एंड में ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है, सारांश आ गया है। कोई भी पदार्थ जो शरीर को पोषित करता है भोजन कहलाता है। भोजन के कई विशिष्ट कार्य होते हैं, ऊर्जा प्रदान करना, शरीर का निर्माण, बीमारियों से रक्षा, शारीरिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना। ठीक है, फूड भोजन के माध्यम से हम एक दूसरे के समीप आते हैं और अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। तो वही सारी चीजें जो हम ऊपर पढ़कर आए हैं ये एक इन्होंने क्या कर रखी है, डिटेल में बताई हुई, मतलब एक समरी दी हुई है जो हम डिस्कस करके आए हैं। तो क्या समझे, इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मैंने आपको अपने नोट से समझा दिए। आगे आने वाले जो चैप्टर्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ ऐसे सारे अपने नोट से मैं नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि फिर बच्चे कहेंगे मैम हमने तो नोट्स परचेज करे हैं, हमें क्या फायदा हुआ, है ना। तो मैंने आपको इन बुक से पढ़ाना है तो मैं आपको बुक से ही पढ़ाऊंगी। ये मैंने सोचा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं आपको अपने नोट से समझा देती हूँ। बाकी आप नोट्स लेना चाहो तो ये एक सब्जेक्ट के 100 रुपीज के हैं, तीनों सब्जेक्ट्स के 300 में मिल जाएंगे। इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन बनते हैं। क्या?
पहला क्वेश्चन, पोषण और स्वास्थ्य शब्द के अर्थ बताओ और उनका अंत संबंध बताओ। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। स्वास्थ्य और इनका अंत संबंध क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, पोषणात्मक स्तर और संक्रमण के बीच क्या संबंध है, ये भी मैंने बता दिया। कुपोषण का संक्रमण से क्या संबंध है, कुपोषण का संक्रमण पे क्या प्रभाव पड़ता है, संक्रमण का पोषण स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, और निष्कर्ष। तीसरा, भोजन के कार्य बताओ, तो भोजन के शारीरिक, क्रियात्मक, सामाजिक और मानसिक जो भी हैं वो मैंने बता दिए हैं। इसके साथ साथ DECE 2 का पहला चैप्टर, ये जो है पोषण की संकल्पना, आपका कंप्लीट होता है। आगे आने वाली वीडियोस में आगे के चैप्टर्स करवा देंगे। किसी भी सेशन के स्टूडेंट हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि मैम इस सेशन के स्टूडेंट है, हम आपका नंबर सेव करके आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। ऑल्सो असाइनमेंट बेस्ट क्वालिटी के आपको मिलेंगे, जो कि मैंने अपनी बहुत ही ज्यादा नॉलेज लगाकर बनाए हैं। यूट्यूब पे बहुत लोग आपको मिलेंगे, हमसे ये ले लो, हमसे वो ले लो, हम डायरेक्ट सबमिट करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। कृपया उनकी बातों में मत जाना, वो खुद भी पढ़े लिखे नहीं है, उनको खुद को कोर्स के बारे में कुछ नहीं पता, तो आपको को क्या ही बताएंगे। मैं तो आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप मेरी नॉलेज को इस बेसिस पे जज कर सकते हो। सॉल्ड असाइनमेंट, एक असाइनमेंट 100 रुपीज का होगा, जिसके अंदर भाग क, ख, ग तीनों होंगे। प्रोजेक्ट के अंदर आपको पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, फ्रंट पेजेस क्या लगाना है, कैसे सबमिट करना है, कैसी फाइल में सबमिट करना है, वीडियो नहीं बना पा रहे तो क्या करें, कैसे फोटोज लगानी है, एनेक्स्चर मैं प्रोवाइड करूंगी, कोई अलग इधर उधर से ढूंढना नहीं है, सारी गाइडेंस हम प्रोवाइड करेंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, तो जैसे आपने एक सैंपल आज देख लिया है। टोटल ये 1500 का होता है, एक बार में 1300 में लेके आप अपनी टेंशन कंप्लीट कर सकते हो। बाकी कोई चीज पूछनी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लेना। करना क्या है, फ्री वीडियो थी, तो जैसे पहली वीडियो को प्यार दिया था, इस वीडियो को भी प्यार दे देना। सब्सक्राइब कर लेना हमारे यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग को। प्लेलिस्ट में जाओगे तो DC1, DC2, DC3 की अलग अलग प्लेलिस्ट दिख जाएगी, जिसमें चैप्टर ऐड होते जाएंगे। बिल्कुल फ्री कोर्स है ये, मैं बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ। हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना। 8000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, ऑलमोस्ट 9000 होने वाले हैं, 8914 हो चुके हैं। इन्हें ज्वाइन कर लेना। सारे अपडेट्स में डालती रहती हूँ कि मैंने फर्स्ट चैप्टर डाल दिया है, क्या डेट एक्सटेंड हुई है या क्या है। जैसे मैंने अगर DC1 का चैप्टर 1 डाला था, तो यहाँ अपडेट डाल दिया था, तो आपको पता चल जाए। ठीक है जी, तो ये आप कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पढ़ा तो हम आपको रहे ही हैं। और ये थे मेरे नोट्स, जिसमें से आज मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ा दिया है। ठीक है जी, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। आगे मिलते हैं न्यू क्लास में, पढ़ाई के लिए तैयार रहना। ऑल द बेस्ट आपको पढ़ाई के लिए, ऑल द बेस्ट मुझे विश कर देना कि मैं इसी मोटिवेशन के साथ आपको पढ़ाती रहूं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते रहते हैं। थैंक यू सो मच।